साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। और पृथ्वीराज चौहान के विषय में, उनके जीवन के विषय में आज की ये वीडियो होगी। पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था ये जो चौहान बोले जाते हैं, चाहमान शब्द से ये चौहान शब्द आया था। इसका जो प्रारंभिक नाम है वो चाहमान है। और चाहमानों से ही ये शब्द आगे चल के चौहान पड़ा। पृथ्वीराज चौहान, इनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है इतिहास के अंतर्गत। और इनका जो शासन है वो संभल से लेकर राजस्थान, अजमेर तक इनका शासन था। दिल्ली में भी इनका शासन रहा है। और ये क्षेत्र इतना विस्तृत होने के कारण और एक शक्तिशाली राजा होने के कारण इनकी पड़ोसी राजाओं से शत्रुता भी रही। जिस समय यहाँ पर भारत पर अरब देशों के लोगों ने आक्रमण किया तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 में यहाँ आता है। उसके बाद फिर 1001 से 1026 तक महमूद गजनबी ने यहाँ आक्रमण किए। 1026 में सोमनाथ का जो आक्रमण था उसका वो अंतिम आक्रमण था, 17वां आक्रमण। और यहाँ पर उसने जो भी आक्रमण किए लूट के इरादे से किए। उसके बाद फिर 1175 में सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर, वो भी गौरी के द्वारा हुआ। हालांकि गौरी की उसमें हार होती है। तो ये 3 सबसे बड़े आक्रमण थे भारत पर। पृथ्वीराज चौहान के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने जो चंदेल शासक थे परमार्दी देव, उनसे भी शत्रुता मोल ले रखी थी। क्योंकि परमार्दी देव के संज्ञान में ही, उन्हीं के संरक्षण में आला उदल रहते थे। और आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई भी लड़ी है, युद्ध भी हुआ है उनका। परमार्दी देव चंदेल शासक थे। वहीं पे एक छोटी सी रियासत पड़ती है महोबा, वहीं पे आला उदल का निवास स्थान था महोबा में। वहाँ के वो रहने वाले थे। और उन्होंने वहाँ से और बुंदेलखंड होते हुए संभल तक अपने शासन को विस्तृत किया था। कई बार लड़ाई हुई तो इन लोगों से पृथ्वीराज चौहान ने शासन के विस्तार के विषय में, विस्तार की नीयत की वजह से शत्रुता मोलने रखी थी। उधर दूसरा कारण एक ये भी था कि जो जयचंद थे, जयचंद उस समय कन्नौज गहड़वाल वंशी थे, कन्नौज के राजा थे। कन्नौज पर उनका शासन था। तो उनकी लड़की थी संयुक्ता। उससे पृथ्वीराज चौहान ने बलपूर्वक शादी कर ली, उसे ले आए। तो उनसे भी अनबन थी। अब पृथ्वीराज चौहान की गहड़वाल वंशी जयचंद से भी अनबन, परमार्दी देव से भी अनबन। संभल का कुछ हिस्सा परमार्दी देव के पास था। तो इस तरह से उनके सामने ये शत्रुता के ये भाव थे। तो फिर उनके पास जो ताकत बची थी वो दिल्ली और अजमेर, ये एरिया बचा था। उस पीरियड में ही गौरी की एंट्री होती है। ये जो संभल का जिक्र आता है, संभल में शासन रहा है उनका, राजधानी भी उनकी रही है। और वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ये मंदिर, जो हरिहर मंदिर है, ये बनवाया गया था। मंदिर वहाँ पहले से ही था, लेकिन उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करवाया था, उसे विस्तृत किया था। और वो वहाँ अपने समय में वहाँ जाते आते भी थे।
पूजा अर्चना भी उनकी बहुत हुई है हरिहर मंदिर में। हरिहर मंदिर का बड़ा पुराना इतिहास मिलता है, क्योंकि यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ 10वें अवतार कल की भगवान की यहाँ उत्पत्ति होनी है, इसलिए उसे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति से उसे देखा जाता था। तो वहाँ पर एक भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसी वजह से बाबर ने फिर मीर बेग के द्वारा उसे तोड़वा के वहाँ मस्जिद बनवाई थी। तो आला उदल अगर इनके विरोध में ना होते तो पृथ्वीराज चौहान के साथ अगर आला उदल जैसे व्यक्ति रहते तो गौरी तो कुछ भी नहीं था। गौरी को जब ही भगा दिया जाता, अगर ये भूल ना होती और इनकी ये दुश्मनी ना होती इन लोगों से, तो ये लोग इनको जब ही भगा देते। ऐसा नहीं है कि नहीं भगाते। अब इससे आगे जो फिर चर्चा होती है कि पृथ्वीराज गौरी को जो यहाँ सपोर्ट मिला वो जयचंद ने सपोर्ट दिया था, और जयचंद ने ही गौरी को सपोर्ट देकर तराइन के युद्ध कर उसमें इन्वॉल्व हुआ। हालांकि पहले युद्ध जो होता है 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा देते और वो भगा दिया जाता है, लेकिन वो दूसरा कर तैयारी से आया और उसमें काफ़ी सपोर्ट दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को जयचंद कांटे समझ के उसे निकालना चाहते थे। उनका ये मानना था कि मैं सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन गौरी इसे लूट के भी ले जाएगा और फिर ये यहाँ से चला जाएगा और इसका नाश हो जाएगा। और इसी को देखते हुए जयचंद उसे सपोर्ट करते हैं। हालांकि जो द्वितीय लड़ाई होती है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तराइन एक जगह पड़ती है हरियाणा में, तो उसमें पृथ्वीराज की हानि होती है और पृथ्वीराज की पराजय होती है। पृथ्वीराज के सेना में काफ़ी मारकाट होती है और ये वहाँ से भाग नहीं पाते, इन्हें पकड़ लिया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें तुरंत मार दिया जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें पकड़ा नहीं गया, इन्हें कुछ देर बंदी बना कर रखा गया था और फिर इनके लड़के को अजमेर की सत्ता दी गई और उन्हीं के शासनकाल में गौरी के द्वारा कुछ सिक्के ढलवाए गए जिन पर मोहम्मद बिन साम मिलता है। गौरी का एक अन्य नाम है मोहम्मद बिन साम, तो इतिहासकार उसे गौरी ही मानते हैं। वो सिक्के मिलते हैं, सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। इसके बाद अब अगला नंबर होता है कि जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो उनका एक दरबारी कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, चंदबरदाई, उसने अपनी उस बुक में लिखा है कि गौरी इनको अरेस्ट करके वहाँ ले गया काबुल, और वहाँ पर चंदबरदाई एक कविता सुनाता है और उस कविता के माध्यम से ही, क्योंकि शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे पृथ्वीराज चौहान, वो बता देते हैं कविता के द्वारा कि ये इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर बैठा है। तो उन्हें चुपके से धनुष और बाण दे दिए जाते हैं पृथ्वीराज चौहान को, और वो वहीं से बाण मारते हैं, गौरी को मार दिया जाता है। वो अपनी कविता में ऐसा वर्णन करते हैं, लेकिन इतिहासकार इस कहानी को सत्य नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि कुछ दिन बंदी बनाकर रखा गया, लड़के को राजकाज दे दिया, प्रजा और राजधानी जगह जगह लूट करी गई गौरी के आदमियों के द्वारा। जब खजाना मिल गया, लूटपाट कर ली गई, तो बंदी बना के इनको छोड़ा नहीं गया, कुछ समय बाद इनको मार दिया गया। इसी तथ्य को अधिकतर बल मिलता है। अब इसके बाद में 1194 में फिर
चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर जो जगह पड़ती है ये इटावा और कन्नौज के पास पड़ती है ये जगह, और वहाँ पर चंदावर नामक जगह पर काफ़ी भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में जो ये आपका गौरी के वो आपके ये जयचंद हैं, ये हाथी पर बैठे हुए लड़ाई लड़ते हैं और इनके तीर लग जाता है, और तीर लग के ये हाथी से गिर जाता है जयचंद, और सेना में भगदड़ मच जाती है, सेना में असंतोष फैल जाता है और चंदावर के युद्ध में जयचंद की मृत्यु हो जाती है। जब ये मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर एक असी का किला है, उसमें राजकोष जयचंद ने जमा कर रखा था, संग्रहित कर रखा था धन, उसे ये लूट लेता है गौरी। इस तरह से इसने यहाँ से 1191 में उसे हार मिली, 92 में लूटता है और लूट करके वो यहाँ से जयचंद के असी के किले से चला जाता है। इस तरह से जयचंद की भी हानि हो जाती है। इससे पहले जियाउद्दीन बरनी जो हैं वो लिखते हैं कि इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने जो धन लिया किले से, उस किले में लगभग 10 वर्षों का धन इकट्ठा था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है, और इस द्वितीय युद्ध में जब पराजय हो जाती है और गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी थे, बहुत ताकतवर सेनानी थे वो, जो गजनी के साथ यानी गौरी के साथ उसकी सेना में थे। उनके नाम थे खारबक, खरमैल, इल्हाय और मुकलवा। जबकि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना में थे गोविंद राय, खांडे राय, ये मुख्य सेनानी थे। क्योंकि अगर पृथ्वीराज चौहान की सेना में आला उदल जैसे लोग रहते तो फिर खरमैल और खारबक जैसे लोग भारी नहीं पड़ते, क्योंकि वो बहुत ही प्रखर योद्धा थे। गोविंद राय इसमें अहम रोल कर रहा था पृथ्वीराज चौहान की सेना में। दोनों ही इस युद्ध में मारे जाते हैं। पृथ्वीराज हताश होकर घोड़े पर भागकर प्रयास करते हैं, लेकिन सिरसा हरियाणा के पास ही उन्हें पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। आगे फिर चंदबरदाई कहता है कि गजनी ले जाया गया और शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। अब ये तो चंदबरदाई लिखते हैं, लेकिन जो एक इतिहासकार हैं उनका नाम है हसन निजामी, और हसन निजामी की एक पुस्तक है ताजुल मासिर। तो हसन निजामी ताजुल मासिर बुक में जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि उनके बेटे को गद्दी पर बैठा दिया था और सिक्के ढलवाए गए थे, और वो सिक्के वहाँ मिलते हैं जिन पर मोहम्मद बिन साम मिलता है गौरी का नाम। और इस मत को इतिहासकार मानते भी हैं।
ये इस तरह से ये प्रमाणित होता है कि बंदी रहते हुए उन्हें फिर बाद में मार दिया गया। तो ये कहानी पृथ्वीराज चौहान की होती है। बाद में अजमेर में काफ़ी लोगों ने, महिलाओं ने जौहर भी किया, उसके प्रमाण भी मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की एंट्री होती है 1195-96 से, फिर 1206 से 10 तक कुतुबुद्दीन का शासन रहता है। गौरी अपने दास कुतुबुद्दीन को यहाँ छोड़ देता है। एक जगह पड़ती है कोहराम, और कोहराम में ही मुख्यालय था गौरी का, जहाँ ऐबक रहता था। इसीलिए कोहराम को ऐबक का मुख्यालय माना जाता है। और वहीं से जो भी प्रदेश लूटे जाते थे वो धन वहाँ पहुँचता था। वो हेडक्वार्टर बना रखा था कोहराम। पृथ्वीराज चौहान का एक भाई था हरिराम। तो हरिराम ने 1193 में विद्रोह भी किया है, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि हरिराम कुछ कर नहीं पाए, और उन्होंने फिर अजमेर को छोड़ दिया। उसके साथ काफ़ी लोगों ने अजमेर को छोड़ा है। इस तरह से ये चौहान वंश एक तरह से धराशायी हो जाता है। अजमेर में ही उस समय संस्कृत विद्यालय था। जैन आचार्य वहाँ बड़ी अच्छी शिक्षा देते थे, और उस विद्यालय को तोड़कर वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि गौरी आदेश देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कि इस विद्यालय को तोड़ो और यहाँ पे एक मस्जिद बनाओ, तब ये गौरी के आदेश को मानकर कुतुबुद्दीन ऐबक उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ता है, और वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसे इतिहासकार 2.5 दिन का झोंपड़ा बताते, वो जबकि एक मस्जिद है, उसे तैयार करता। उस पर जैन धर्म के आचार्य के द्वारा लिखी हुई एक नाटक है हरि केली, उसकी पंक्ति आज भी उसकी दीवारों पर मिल जाएंगी। जो अजमेर में वो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जो मस्जिद, उस मस्जिद की दीवारों पर उसकी नक्काशी हिंदू शैली की ही मिलती है। जैन धर्म के चिन्ह वहाँ आज भी मिलते हैं। तो ये कार्य ऐबक के द्वारा किया गया था। और उसकी दूरी, जो ये दरगाह है, अजमेर दरगाह है, मात्र 900 या 800 मीटर होगी। वो थोड़ी सी सघन आबादी है वहाँ अजमेर में, उसमें गलियों में से जाना पड़ता है। वो अब आबादी बस गई है तो गली में से रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ता है। वो आबादी के बीच में आ गई है वो जगह, तो उसको तोड़ करके तब वहाँ उस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जबकि वहाँ कुछ जैनी लोगों ने वहाँ आंदोलन भी किया था कि ये हमारा विद्यालय है, हमारा मंदिर है, हमें ये दे देना चाहिए। आंदोलन भी चला था उसमें कुछ लोगों का। तो इस तरह के कृत्य उस समय यहाँ किए गए थे, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता जिहादी थी। ये धन भी लूटते थे और यहाँ पर एक हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्जन करने का एक कारण, माध्यम भी बनाते थे। इसीलिए गौरी जैसे लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे संतों को अपने साथ लेकर के आया, और उसका कारण, उसका केवल एक ही था कि यहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना, धन लूटना, एक तरह से भारत को दोनों तरफ से नुकसान पहुँचाना, भारतीय संस्कृति को भी डैमेज करना और भारतीय संपदा को भी अपने अंडर में लेना। तो ये कुछ अंश हैं मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान के विषय में बताए। अब आप
इसको अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, प्रचारित करें। धन्यवाद।